हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम देखेंगे हरियाणा फटाफट रिवीजन लेक्चर नंबर 7। तो बता दूं, इससे पहले 6 लेक्चर हमने इसी सीरीज के अपलोड कर दिए हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हरियाणा का फटाफट यानी कि बहुत जल्दी जल्दी से रिवीजन करते हैं। आपको 150, 200, 100, 50 जितने भी प्रश्न बनते हैं फटाफट से करवाने की कोशिश करता हूँ। सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले हम बात करते हैं, पहला प्रश्न, हरियाणा में शैवालिक रेंज का सबसे ऊंचा शिखर यानी कि पॉइंट के बारे में बात करें, ऊंची चोटी के बारे में बात करें तो वह कितना है, तो 1514 मीटर है। कहाँ पर है, देखिए जो हरियाणा है, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ HR, ठीक है। हरियाणा यहाँ पर है, एक हरियाणा के ऊपर से और एक हरियाणा के नीचे से दो प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ हैं। जो नीचे है वह है आपकी अरावली रेंज यानी कि अरावली की पर्वतमाला, और जो ऊपर है वह है आपकी शिवालिक। हैं दोनों तरफ पहाड़ियाँ, लेकिन जस्ट इनके नाम रख दिए गए हैं। ऊपर वाली क्या है शिवालिक, नीचे वाली क्या है अरावली। याद कैसे रखेंगे, जो सबसे पहले आता है उसको हम आ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हरियाणा के मामले में जो नीचे आएगा यानी जो नीचे पहाड़ियाँ होगी उसको हम बोलेंगे आ से स्टार्ट है तो अरावली। बची कौन सी, शिवालिक, तो शिवालिक है आपकी ऊपर। तो दो ही हैं हरियाणा के अंदर पहाड़ी रेंज। वैसे तोसाम की पहाड़ियाँ भी हैं लेकिन वो रेंज के अंदर काउंट नहीं होती, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, शिवालिक पहाड़ियाँ और अरावली रेंज, रेंज की बात कर रहा हूँ मैं तो दो ही होती हैं। तो बात कर रहे हैं हम शिवालिक की यानी ऊपर की तरफ। ऊपर है आपका पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, इनसे होकर जाती है। और जो नीचे आपका महेंद्रगढ़ से स्टार्ट हो जाती है और आपका रेवाड़ी में भी है और आपको फरीदाबाद में भी। तो इस प्रकार से आपकी नीचे अरावली रेंज है। तो हम बात करें शिवालिक यानी ऊपर की, तो 1514 मीटर सबसे ऊंचा पॉइंट है शिवालिक रेंज का हरियाणा के अंदर। और कहाँ पर साहब, पंचकूला के अंदर है। पंचकूला के अंदर आपको एक जगह मिलेगी मोरनी हिल्स यानी कि मोरनी की पहाड़ियाँ। तो इन्हीं मोरनी की पहाड़ियों में है आपका 1514 मीटर सबसे ऊंचा पॉइंट। अगर हम साउथ की बात कर ले, दक्षिण हरियाणा की बात कर ले, तब आपका अरावली रेंज में, जो कि आपका राजस्थान से आती है यह रेंज, तब आपको देखने को मिलेगा कि महेंद्रगढ़ में डोसी की पहाड़ियाँ हैं। तो इन्हीं डोसी की पहाड़ियों में अरावली रेंज का सबसे ऊंचा पॉइंट हरियाणा के अंदर कितना है, 642 मीटर या 652 मीटर। इन दोनों पॉइंट्स में से आपको एक देखने को मिलेगा। तब आपको याद रख लेना कहाँ पर है साहब, महेंद्रगढ़ के अंदर डोसी की पहाड़ियों में, ठीक है। और जो आपकी अरावली रेंज है, अगर इसका गोल्फ मैदान पूछ ले जाए तब आपका फरीदाबाद के अंदर रहेगा। बात करते हैं शिवालिक की, तो शिवालिक आपकी यमुनानगर के अंदर भी है, अंबाला के अंदर भी है, और आपका सबसे ज़्यादा इसका विस्तार कहाँ पर है, आपका पंचकूला के अंदर। मोरनी हिल्स मैंने बताया, तो इन्हीं मोरनी हिल्स से यानी पंचकूला से एक नदी निकलती है। कौन सी है साहब, टांगरी नदी। टांगरी नदी निकलती है और यह अंबाला तक बहती है। अंबाला में आकर यह मारकंडा नदी में मिल जाती है, मारकंडा नदी में, ठीक है। और हरियाणा के, अगर मैं पंजाब के साथ लगते लगते बात करूं, कि पंजाब के बाउंड्री पर एक नदी बहती है, कभी वह पंजाब में भी जाती है, फिर हरियाणा में आ जाती है, और फिर सिरसा से होते हुए राजस्थान में चली जाती है, तो वह है आपकी घग्गर नदी। घग्गर नदी। अगर हम उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बात करें, उसकी बाउंड्री पर बहती है आपकी यमुना नदी। तो साहब अब पूछ ले कि वर्तमान में हरियाणा किन दो नदियों के बीच बसा हुआ है, तो घग्गर और यमुना। प्राचीन समय में कौन सी था, सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। इतनी सारी बातें आपको पता होनी काफ़ी ज़रूरी है। हरियाणा के कितने विधायक हरियाणा मंत्रिपरिषद में शामिल है, तो 14 विधायक हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट गलत कर देते हैं, फटाफट से बता देता हूँ। आपका मंत्रिपरिषद आए या मंत्रिमंडल आए, इसको कैसे, इसका मतलब क्या होता है, देखिए हरियाणा में कितनी सीटें हैं विधायकों की या फिर विधानसभा की, 90 सीटें हैं सर। इसमें से 17 हैं आपकी आरक्षित और 73 हैं आपके अनरिजर्व, ठीक है साहब। अब क्या होगा, आपने 90 विधायक बना दिए, लेकिन मंत्रिमंडल के अंदर कितने शामिल होंगे, मतलब मंत्रिमंडल के अंदर कितने शामिल होंगे। तो पहले तो इस मंत्रिमंडल को ही समझ लो। जो आपकी सरकार है, जैसे कि किसी को शिक्षा मंत्रालय दिया, किसी को मत्स्य पालन दिया, किसी को जल मंत्रालय दिया, ठीक है। तो यह जो विभाग हैं, इनको जो सुचारू रूप से आगे चलाए रखेंगे, तो ऐसे कुछ व्यक्ति, ऐसे कुछ MLA सेलेक्ट किए जाते हैं, चुनाव उनका किया जाता है। तो क्या होगा, वही होंगे आपके मंत्रिमंडल के अंदर शामिल। और ऐसे कितने लोग होंगे, तो आपके 15% होते हैं, ठीक है। आपके 15% होते हैं। अगर आप इसको काटोगे तो आपका रहेगा 27/2 यानी कि आपका 13.5। तो साहब 13.5 तो कोई व्यक्ति होता ही नहीं। तो इसी वजह से 14 व्यक्ति हरियाणा के अंदर मान लिए गए हैं, ठीक है। लेकिन यह कब पारित किया गया, क्या कोई संविधान के अंदर संशोधन हुआ? हाँ, 2003 के अंदर 91वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ। उसमें बोला गया कि मंत्रिमंडल के अंदर 15% मंत्री ही शामिल हो सकते हैं। दो प्रकार के मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री। कुछ आपके स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री भी होते हैं। इतनी बातें हमें आप
आपको और हमें पता होने बहुत ज़रूरी है। अभी वर्तमान की बात करें तो अभी वर्तमान में हरियाणा में 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए हैं 2024 में। 2029 तक के लिए यह सरकार बनी है। मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नायब सिंह सैनी दूसरी बार बने हैं। कौन से नंबर के? 11वें नंबर के यह मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले थे मनोहर लाल खट्टर जो कि आपके 10वें नंबर के थे। उससे पहले थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा 9वें नंबर के। उससे पहले थे आपके ओम प्रकाश चौटाला 8वें नंबर के। तो इस प्रकार से आप पॉइंट को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ोगे तो यकीन करो आपको कभी भी कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। हरियाणा धरोहर कहाँ पर है? तो साहब कुरुक्षेत्र के अंदर है। और कुरुक्षेत्र में आपका जो KUK जो आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, KU यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर है हरियाणा की धरोहर। धरोहर मतलब कि क्या? धरोहर मतलब कि हरियाणा की जो संस्कृति है, जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे पूर्वज कैसे क्या काम करते थे, वह सब चीज़ें वहाँ पर इकट्ठी करके दिखाई जाती हैं। और आपको भी अपने बच्चों को यह सब चीज़ें ज़रूर दिखानी चाहिए, क्योंकि हमारा प्राचीन हरियाणा की बात करें, हमारी एक्चुअल संस्कृति की बात करें तो उसी को बोलते हैं कि हरियाणा की धरोहर। वह कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है 1956 में। देश के प्रथम आपके जो आपके राष्ट्रपति थे, क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उन्होंने ही इसकी नींव रखी थी। तो इसमें क्या है, जो आपकी NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसको लागू करने वाली यह प्रथम यूनिवर्सिटी है। कैशलेस, कैशलेस भी प्रथम यूनिवर्सिटी है आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। 1956 से ठीक 20 साल के बाद 1976 में बन गई थी आपकी MDU यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पर है? आपकी रोहतक के अंदर है। और कुरुक्षेत्र की जब बात आए और हम उसके बारे में डिटेल्स ना करें, यह तो हो ही नहीं सकता। सबसे ज़्यादा आलू आपके कुरुक्षेत्र के अंदर होते हैं। सबसे ज़्यादा शकरकंद भी आपका कहाँ पर होता है? शकरकंद, ठीक है, कहाँ पर होता है? आपका कुरुक्षेत्र के अंदर होता है। धान भी आपकी 3 के करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र, इन 3 जिलों में सबसे ज़्यादा होती है। तो कुरुक्षेत्र के अंदर ही होता है आपका गीता जयंती या फिर गीता महोत्सव, जो कि आपका 29 नवंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक यह अभी कंप्लीट हुआ है। तो सबसे पहले गीता जयंती मनाई गई थी 1948 में, और 2017 से इसका नाम रख दिया गया अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। अब यह विदेशों में भी इसका लाइव प्रदर्शन इसका किया जाता है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। यहीं पर महाभारत का युद्ध हुआ था, 18 दिन तक चला था, और 18 दिन ही आपकी गीता जयंती चलती है। जो आपका महाभारत का युद्ध है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका बिड़ला मंदिर वह कुरुक्षेत्र के अंदर ही है। आपका ब्रह्म सरोवर वह भी आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। ज्योतिसर आपका जो धार्मिक स्थल है, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था कृष्ण जी अर्जुन जी को, तो वह भी आपका ज्योतिसर, वह प्लेस भी आपका कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। ढांड रोड पर है, पेहवा मार्ग पर आप बोल सकते हैं। सॉरी, ढांड रोड पर नहीं, ये पेहवा मार्ग पर है। ढांड रोड अलग चला जाता है, पेहवा मार्ग पर है। जस्ट आपका 4 से 5 किलोमीटर है ये कुरुक्षेत्र के बस स्टैंड से। तो इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जो आपका शेख चिली का मकबरा है वह भी आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में ही। और कुरुक्षेत्र में कहाँ पर है? आपका थानेसर में है। ये कुरुक्षेत्र में नहीं, यह थानेसर में है। और इसी के साथ थानेसर में और क्या चीज़ें हैं आपका? थानेसर में आपका हर्ष का टीला, हर्ष जो आपका हिंदू राजा थे जिनका जन्म होता है 1590 में। 606 में ये गद्दे पर बैठते हैं, 647 तक ये अपने गद्दे पर रहते हैं। और क्या होता है कि मात्र 16 साल की एज में यह गद्दे पर बैठते हैं। आपके थानेश्वर को यह अपनी राजधानी बनाते हैं, ठीक है। और यही थानेश्वर जिस पर 1014 में क्या होता है? मोहम्मद गजनवी आता है, लुटेरा आक्रमण जिसको बोलते हैं, वह यहाँ से काफ़ी बार इसको लूटने की कोशिश करता है। इतनी बातें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ जाते हैं। पंजाब के साथ साथ कौन सी जो नदी है वह बहती है हरियाणा में? तो घग्गर नदी है। इसके ऊपर मैंने पहले ही बता दिया, अब क्या बताएं इसको। वर्तमान में हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री कौन है? देखिए, जो श्याम सिंह राणा है वह है आपके कृषि मंत्री। साहब याद कैसे रखोगे? जो आपका कृषि है वह क्या कौन करता है? किसान। किसान ही आपका पशु पालता है, तो पशुपालन भी इसको लिख लेना है। वही आपका डेयरी उद्योग, मतलब कि दूध से रिलेटेड कार्य भी वही करेगा। और मत्स्य पालन, ठीक है। और एक आपका कृषि, कृषि विभाग। तो यहाँ से आपके 4 डिपार्टमेंट हो जाते हैं जो कि वर्तमान हरियाणा सरकार में श्याम सिंह राणा को मिले हुए हैं। याद कैसे रखेंगे कि कृषि किसान करेगा, किसान ही पशु पालेगा, किसान ही दूध या डेयरी से संबंधित कार्य करेगा, किसान ही आपका मत्स्य पालन, पशुपालन मत्स्य पालन एक साथ याद कर लेना, ठीक है। किसान करेगा और वही किसान अपनी फसल लेकर श्याम बाबा के पास जाता है और कहता है कि हे खाटू श्याम, देखिए मैं आपके लिए कुछ फसल लेके आया हूँ और आपने इतनी मेहरबानी की है, तो श्याम खाटू श्याम कृषि, इस प्रकार से याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का कौन सा जिला हरियाणा को लगता है? तो उत्तराखंड का एक ही जिला है जो कि हरियाणा को लगता है, देहरादून। और हरियाणा का भी एक ही जिला है, यमुनानगर, जो कि
उत्तराखंड को लगता है। ठीक है, तो हरियाणा का एक जिला, उत्तराखंड का भी एक जिला, तो दोनों उत्तराखंड और हरियाणा में जस्ट 11 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है। सबसे कम बाउंड्री शेयर होती है दोनों राज्यों के बीच, सबसे ज़्यादा इससे एक बढ़ा दो, 11 से 1 12 और इसके आगे लिख दो 62, तो 1262 राजस्थान के साथ शेयर करता है। अगर 6212 यानी इसको उल्टा कर दोगे तो इतनी ग्राम ग्राम पंचायतें थी कब, 2011 के डेटा के अनुसार। और 2011 में हमारे पास 6841 गांव थे, अभी 7400 से ज़्यादा गांव हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा सांग के जनक किसको माना जाता है? तो किशन लाल भट्ट को माना जाता है हरियाणा सांग का जनक। और इसके ऊपर मैंने पहले से ही एक बहुत ही प्यारा लेक्चर बना रखा है। आपके पंडित दीपचंद, आपके पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित मांगेराम पंडित और मेहर जाट मेहर सिंह, किशन लाल भट्ट, सबके ऊपर हरियाणा सांग की कब शुरुआत होती है, किसको सांगी माना गया, किसको नहीं माना गया, क्या कुछ क्राइटेरिया, सब कुछ, फेमस किस्से, फेमस नाटक, फेमस रागनियाँ, सब कुछ एक अलग से सेपरेट लेक्चर में बना रखा है। उससे आपका कभी भी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में कहाँ से होती है? तो अम्बाला से होती है साहब इस क्रांति की शुरुआत। प्रश्न घुमाकर पूछ सकता है कि हमारे सैनिकों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला बड़ा विद्रोह कौन सा था? तो वह था आपका 1857 की क्रांति। इसमें क्या हुआ था? इसमें यह हुआ था कि जो आपके भारत के जो सैनिक थे, अंग्रेजी यहाँ पर हुकूमत थी और उसके अंडर क्या कार्य का काम कर रहे थे, वो सैनिक थे, फौज में भर्ती थे। तब क्या था कि उन्होंने बगावत कर दी थी कि अब तो इस अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकना है। उत्तर प्रदेश से इसकी सबसे पहली शुरुआत होती है और 10 मई से अम्बाला से भी इसकी शुरुआत हो जाती है। और आखिर में रिजल्ट क्या हुआ? यह क्रांति जितने बड़े स्तर पर चली थी उतने ही बड़े स्तर पर यह फैल हो जाती है और आखिर में अंग्रेज समझ जाते हैं कि अब लगता है हमारा टाइम बहुत कम है। तो इसी वजह से वह काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और भी कानून लेकर आ जाते हैं और भारतीयों पर और भी इसका प्रहार करते हैं। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? हर्षवर्धन जब भी आपको नाम आए तो इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। हर्षवर्धन ने राजधानी बनाया था थानेश्वर को। हर्षवर्धन देखिए एक हिंदू राजा थे और हिंदू आखिरी शासक थे ये। तो 590 में इनका जन्म होता है और 590 के बाद 606 में अपने पिता और भाई की मृत्यु के बाद 606 में ये मात्र 16 साल की एज में गद्दी पर बैठ जाते हैं। 606 से 647 तक यह शासन करते हैं। थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाते हैं, कुरुक्षेत्र के पास है जो, और यहीं से अपना शासन करते हैं और काफ़ी लंबे, एक काफ़ी बड़े क्षेत्र पर ये शासन भी करते हैं। और इसी के शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था हेनसांग, 633 से या फिर 634 से, वह 8 या 10 साल तक इसी के शासनकाल में रहा था। बाण भट्ट एक कवि थे, एक साहित्यकार थे, आपने बहुत बार सुना भी होगा, तो इन्हीं के शासनकाल में वो रहे हैं। और हरिश्चरित एक पुस्तक उन्होंने लिखी जो कि हर्षवर्धन के चरित्र पर थी। वर्धन वंश से इनका संबंध था, वर्धन वंश से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हरियाणा में सिख समुदाय सबसे ज़्यादा किस जिले में है? तो सिख में एक वर्ड आ रहा है सा से सिरसा बना दो। मेवात में पूछा जाए तो मेवात से मेवात माँ मुस्लिम। ठीक है, और सिरसा है आपका राजस्थान और पंजाब दोनों को लगता है। सिरसा से ही आपकी घग्गर नदी राजस्थान में चली जाती है। सिरसा में सबसे ज़्यादा गेहूं होती है, सिरसा में ही सबसे ज़्यादा आपका आंवला होता है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। और वर्तमान की बात करें तो सिरसा से हैं आपके गुरविंदर, जिसको अभी सामाजिक क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार की प्राप्ति हुई है। और सिरसा ही आपका 2011 के डेटा के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। फरीदाबाद सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में, लेकिन 1966 में हिसार सबसे बड़ा जिला था और आपका जींद सबसे छोटा जिला था। 1966 में हमारे पास 4 मंडल थे और 7 जिले थे। वर्तमान में 6 मंडल बन चुके हैं, 22 आपके जिले बन चुके हैं। 2011 के डेटा के अनुसार हमारे पास 21 जिले थे और सबसे नया जिला 16/11/16 को बनाया गया। कौन सा? चरखी दादरी। चरखी दादरी किससे निकाला गया? भिवानी से। भिवानी कब बनाया गया था सर? 1972 में। 1972 में कितने जिले बनाए गए थे? 2 जिले बनाए गए थे। कौन कौन से? एक सोनीपत और एक आपका भिवानी। भिवानी किससे निकाला गया था? हिसार से निकाला गया था। हिसार क्या था? उस टाइम सबसे बड़ा जिला था क्षेत्रफल में। और आज कौन सा है आपका? हिसार की बजाय आपका सिरसा सबसे बड़ा जिला है। और हिसार जब भी नाम याद आए तो याद रख लेना कि 7 इसके अंदर विधानसभा सीट हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं। पंचकुला के अंदर 2 ही विधानसभा सीट हैं। चरखी दादरी के अंदर 2 ही विधानसभा सीट हैं जो कि आपकी सबसे कम है। और जो आपका पंचकुला है इसके अंदर एक भी आपकी आरक्षित सीट नहीं है। अभी आपके पास 17 आरक्षित सीट हैं, कुल 90 हमारे पास विधानसभा में अभी सीट रखी गई हैं। सबसे पहले 1966 में कितनी सीटें थी? 54, जिसमें से 10 आरक्षित सीटें थी।
अगले ही साल 1967 में इन सीटों की संख्या 81 कर दी गई। 1977 में यह बढ़ाकर 90 कर दी गई। तो इतने सारे अगर आप डेटा को पॉइंट टू पॉइंट जोड़कर रिलेट करोगे आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हरियाणा को कितने अन्य राज्यों की भूमि छूती है? तो 5 हरियाणा को अन्य राज्य लगते हैं और 2 यूटी लगती हैं। 5 राज्यों में आपका कौन सा सबसे ऊपर? हिमाचल, फिर आपका यूके यानी उत्तराखंड, फिर आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश, फिर आपका राजस्थान और फिर इस तरफ आ जाता है आपका पीएनबी यानी कि पंजाब। अगर हम बात करें दो आपके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2 यूटी है, वह कौन कौन सी है? आपके ऊपर की तरफ है आपका चंडीगढ़ और नीचे की तरफ आपका दिल्ली। देखिए अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपका कोई ना कोई कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आपका 101% आपको देखने को मिलेगा। जो आपका चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ को हमारा एक ही जिला लगता है, कौन सा? पंचकूला। अंबाला नहीं लगता, ना ही आपका यमुनानगर लगता, एक ही जिला लगता है आपका, कौन सा? पंचकूला। पंचकूला, चंडीगढ़ और आप मोहाली, पीसीएम इसको याद रख लीजिए, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप पंचकूला, चंडीगढ़ और मोहाली। तो जब भी इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तब आपका बन जाएगा ट्राई सिटी। पंचकूला के अंदर, पंचकूला को पंचकूप 5 झरनों से रिलेट कीजिए और इसके अंदर है कालका और आपका पिंजौर। ठीक है, अब हम बात करते हैं दिल्ली। तो दिल्ली को हरियाणा 3 तरफ से घेरता है। दिल्ली को हमारे 4 जिले लग जाते हैं, कौन कौन से साहब? आपका सोनीपत, झज्जर, आपका गुड़गांव और फरीदाबाद। तो ये 4 जिले लगते हैं, 3 तरफ से हम घेरते हैं। और दिल्ली एनसीआर की बात कर ले तो 57% हमारे इसके अंदर हिस्सा आता है, 14 इसमें हमारे जिले आते हैं। अगर हम बात करें अब जो आपके 5 अन्य राज्य लगते हैं तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश को हमारे 3 जिले छूते हैं, पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर। इसके बाद उत्तराखंड को हमारा एक ही जिला लगता है, यमुनानगर। और उत्तराखंड का भी देहरादून एक ही जिला लगता है। उत्तर प्रदेश की बात करें 7 जिले लगेंगे, राजस्थान की बात करें 7 जिले लगेंगे, पंजाब के साथ भी हमारे 7 जिले लगेंगे। सबसे कम जो सीमा है वह जो आपका उत्तराखंड के साथ बनाएगा हरियाणा, जस्ट 11 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा 11 से 1 बढ़ा दो 12, पीछे लिख दो 62, तो 1262 किलोमीटर आपका राजस्थान के साथ बाउंड्री बनाएगा। तो पंजाब और हरियाणा के साथ बाउंड्री पर मिलती जुलती एक जो नहर है, जो नदी है, नहर नहीं नदी, वह है आपकी घग्गर नदी जो कि आपकी राजस्थान में जाएगी। और उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बाउंड्री पर जो एक नदी है वह है आपकी यमुना नदी। यमुना नदी की आपकी लंबाई है 320 किलोमीटर। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको पता होनी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। वर्तमान में हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? गौरव गौतम। सर याद कैसे रखेंगे? देखिए खेल यदि कोई खेलता है और गोल्ड मेडल या फिर कोई भी मेडल जीत कर आता है, खाली जीत कर भी आता है, तब उसको गर्व होगा, उनके घर वालों को गर्व होगा। तो गर्व से गौरव याद कर लो, तो गौरव गौतम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के अंदर बताइए शिक्षा मंत्री कौन है? तो महिपाल ढांडा। याद कैसे रखेंगे? शिक्षा, स्कूली शिक्षा याद कीजिए। जब हम बचपन में स्कूल नहीं जाते थे तो हमारी पिटाई होती थी भाई, अगले दिन स्कूल के अंदर भी किससे? डंडों से। ढांडा डंडे, डंडे ढांडा, तो वहाँ से याद कर लेना। कृषि मंत्री कौन है? श्याम सिंह राणा। किसान किसके पास जाता है? श्याम, खाटू श्याम जी के पास जाता है। किसान ही आपका पशुपालन करता है तो पशुपालन भी श्याम सिंह राणा के पास रहेगा। मत्स्य पालन भी किसान करते हैं तो मत्स्य पालन भी इन्हीं के पास रहेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? श्रुति चौधरी। महिला और बाल विकास, ठीक है, महिला और विकास मतलब महिला और बाल विकास, बाल मतलब बच्चे, बालक, महिला लेडीज, तो इन दोनों की जो भी सुन लेता है भाई पार हो जाता है। श्रुति मतलब कि सुनना। अगला प्रश्न, आई थिंक यह हमारा आज का लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। तो प्रश्न है हरियाणा की औद्योगिक नगरी कौन सी है? तो फरीदाबाद है। देखिए फरीदाबाद को उद्योग नगरी इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, तो इसी वजह से काफ़ी सारे काम धंधे हैं। दिल्ली को यह छूता है लगता है, तो इसको वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसी वजह से दिल्ली के किनारे है ये है, इस वजह से भी यह काफ़ी फेमस है। तो बाबा फरीद की नगरी बोला जाता है। महिंद्रा जो महिंद्रा ट्रैक्टर हैं वहाँ काफ़ी बनाए जाते हैं यहीं पर। और यहाँ पर 2 झील काफ़ी फेमस है, एक तो आपका धोज झील, दूसरा आपका भड़कल झील। भड़कल झील कब बनाया गया था साहब? 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसी टाइम पर, या भारत आज़ाद हुआ था तो उसी साल में इसको बनाया गया था। किसको? फरीदाबाद को। सॉरी, फरीदाबाद की जो धोज झील है, हाँ फरीदाबाद कब बना था? तो फरीदाबाद बना था आपका 1979 में, यानी 1979 में। यदि आप 1997 कर देंगे, यानी कि 2 जो लास्ट के डिजिट है इसको उल्टा कर देंगे तो आपको फरीदाबाद जैसा दिखेगा फतेहाबाद। फतेहाबाद के साथ 1997 में झज्जर भी, 15 जुलाई को 2 जिले बने थे हरियाणा के अंदर, झज्जर और फतेहाबाद। और फरीदाबाद कब बना था? 1979 में एक ही जिला बना था इस डेट को, फरीदाबाद। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी जानकारी आपको बहुत
एक अच्छे तरीके से 20 मिनट में हमने प्रोवाइड करवाने की कोशिश की होगी द टीचर्स ने। देखिए लगातार आपको पढ़ना है, हर एक दिन पढ़ना है, कभी भी हार मत मानिए, लगातार उठिए, अपने टारगेट को सेट कीजिए, उसके तरफ आराम आराम से बढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ कर दूंगा या कर दूंगी, आज पढ़ना स्टार्ट किया 2 महीने में नौकरी निकल गई, ऐसा किसी का नहीं हुआ। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको सेट कीजिए, टारगेट बनाइए और हर एक दिन उस पर छोटे छोटे प्रहार कीजिए। यकीन करना कि आपको बहुत सारी सफलताएं मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स हैं, जैसे कि पुरानी वीडियोज़ के भी। टेलीग्राम को फटाफट से ज्वाइन कर लो भाई, पीडीएफ आपको वहीं से मिलेगी। तो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। और आज की इस वीडियो से आप मुझे बताइए कि कृषि मंत्रालय किस मंत्री को सौंपा गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो।